सावन के महीना शुरू होने वाला है। पूरे देश भर में भोले कांवड़ लेके जाते हैं। हरिद्वार के अलावा जहां जहां मान्यता है वहां से गंगा जल भरते हैं और शिवालय में चढ़ाते हैं। इसी क्रम में हमारे देश के कई एक्स मुस्लिम द्वारा कांवड़ यात्रा की बात की जाए। अनीशा बानो जी है, इनके द्वारा भी कांवड़ यात्रा की बात की जाए। हालांकि ये 3 तलाक और हलाला की पीड़िता है, लेकिन अपने न्याय की मांग कर रही है, लेकिन इनकी आस्था है कांवड़ यात्रा की। इन्होंने घोषणा की। इनसे बात करते हैं। अनीशा जी, आप कहती हैं मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, फिर कांवड़ यात्रा कैसे? नहीं, मैं इस्लाम की जो कुरीतियाँ हैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, और कांवड़ यात्रा लेके जाना ये मेरी मनोकामना है और मैं अपने बच्चों के लिए कांवड़ यात्रा निकालूंगी। तो फिर तो आप मुर्तद हो गए ना कि आप कांवड़ यात्रा में शिव जी की पूजा करने जा रही है। इस्लाम में तो अलाउ नहीं है ये सब। हाँ, तो इस्लाम में ये चीज़ें अलाउ नहीं है, वो चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं हर फेस्टिवल का, हर धर्म का सम्मान करती हूँ। तो और ये संविधान मेरे को इजाज़त देता है, संविधान मेरे को इजाज़त देता है ये सब चीज़ें मानने की। नहीं तो लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं मजहब पहले है, उसके बाद कई वीडियोज आ जाते हैं कि मजहब पहले है, उसके बाद देश या बाकी चीजें हैं। वो कट्टरवाद लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, तो आखिर आप संदेश क्या देना चाहती हैं इस कांवड़ यात्रा से? क्या प्रूव करना चाहती हैं आप? भाई, मैं एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक माँ के लिए उसके बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी धर्म मान्य नहीं रखता। तो मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांवड़, मैं मंदिर भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। अब जहाँ एक माँ को वो मौका मिलता है अपने बच्चों के लिए माथा टेकने का, मैं वहाँ पे भी जाके, मतलब दर दर भटकेंगे बच्चे से मिलने के लिए? बिल्कुल। मैं अभी जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जहाँ जा सकती हूँ मैं जाऊँगी। अच्छा, चाहे उसके लिए चाहे मेरे पे फतवे जारी कर दिए जाए या कुछ भी। अब खारिज हो सकती है इस्लाम से, आपको पता है? वो तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तो मजहब के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे? अपना घर परिवार है, मिलजुल के रहती, क्या जरूरत थी मोर्चा उठाने की? तो मतलब आपके हिसाब से मैं हलाला कर लेती, फिर मिलजुल के रहती, फिर आए दिन मेरे साथ ये सब चीज़ें होती। अभी हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट से आया फैसला। और हाल ही में भी जो इलाहाबाद कोर्ट से जो फैसला आया है वो आपने सुना ही है जी। तो मैं तो ये नहीं चाहती थी कि मेरे साथ में हलाला हो और वो फिर लाइफ टाइम तक ये सब चीज़ें मैं झेलूँ या मेरी बेटी झेले, तो मैं नहीं चाहती थी। तो इसीलिए आपने आवाज उठाई? जी। तो मान लिया जाए कि आपके पति से लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, हर परिवार में झगड़ा होता है, फिर मिलजुल के रहने लग जाते हैं। झगड़े होते हैं, 13 साल तक झगड़े ही हो रहे थे, लेकिन मौका दिया, लेकिन बात ये पहुंच गई हलाला तक। अब वो तो नहीं कर सकती थी ना मैं, वो तो प्रेशराइज किया जा रहा था कि नहीं तुम्हें हलाला करना पड़ेगा, वो करो तुम। वो चीज़ तो नहीं कर सकती थी ना मैं, इसलिए घर छोड़ दिया। जी। तो अभी आप जो कांवड़ यात्रा निकालने वाली है, कहाँ से आप निकालेंगे और क्या क्या तैयारियां हैं इसे लेकर के? अभी तक तो मैंने इतना वो डेट तो मैंने फिक्स नहीं की है, लेकिन मैं हरिद्वार से निकालेंगे। और ये कब, अगस्त में होगा ये? नहीं, अगस्त में नहीं, शायद पहले ही अगस्त में होगा जी। लेकिन आप अच्छा, जुलाई में भी हो सकता है। लेकिन अनीशा जी, ये जो यात्रा होगी आप निकालेंगे, आप बुर्के में चलती है, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, सुरक्षा के काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी क्या तैयारियां हैं? मेरी हिंदू रक्षा दल टीम जो है वो मेरे को फुल सपोर्ट कर रही है और काफ़ी एक्स मुस्लिम भी है जो मेरे साथ में जाएंगे। आप एक और आरोप लगाती है, आपकी बातों से बात निकल के आ रही कि इस्लाम में महिलाओं के साथ हलाला होता है, आवाज़ उठानी चाहिए। आप आवाज़ उठा रही है, आपके जैसे कितनी महिलाएं हैं, तो बाकी सभी महिलाएं को अच्छा लग रहा होगा हलाला, या फिर दबा देते? क्या कारण है जो नहीं आती सामने? नहीं, ऐसा कुछ लोग, महिलाओं को मज़ा भी आता होगा और कुछ महिलाएं जो है कि इनकी कुरीतियों की वजह से दब भी गई है, क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है, क्योंकि वो उनका कहना है सीधा इस्लाम के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो आपके पास, जैसे आप अभी मीडिया में बातें रखती है, आपके वीडियोस भी वायरल होते हैं, कोई महिला फ़ोन करती है इस्लाम के फॉलो करने वाली कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो? आती है, बट वो सामने नहीं आना चाहती। वो अब ऐसे तो मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती ना। अच्छा। अब वो सामने आएंगी, खुलकर इन चीज़ों का, कट्टरवाद लोगों का सामना करेंगी, तभी वो चीज़। कैसा फ़ोन कॉल कैसा आता है, कैसी हेल्प? काफ़ी महिलाएं ऐसी आती है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, या मतलब अभी जैसे जावेदा का भी एक केस था, अच्छा।
आपको अगर यकीन नहीं है, मेरे साथ में हिंदू रक्षा दल की टीम गई थी जी जी। और 2 एडवोकेट भी थे, आप उनसे भी कंसर्न कर लेना, वो खुद बता देंगे आपको। तो वहाँ पे लोग बुला रखे थे, जी, तो फिर आप वहाँ पे बची कैसे? एडवोकेट वगैरह थे साथ में, ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम से हमला कर देते, लेकिन हथियार उनके पास थे, प्लान तैयार था कि प्लान अगर तैयार कुछ था। हुआ तो कर देंगे। हाँ, तो अभी आप क्या चाहती हैं? आप कह रही हैं कि वो सुनवाई पे आते नहीं हैं, आप अकेली रह रही हैं बाहर, बच्चे से मिलना नहीं हो पा रहा, आपके पति शादी कर चुके, अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो बस मेरे बच्चे चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती उस आदमी से। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए, क्योंकि उस आदमी के पास मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। लेकिन अनिशा जी, आप पे एक और आरोप लगता है कि आप कह रही है कि के हिसाब से लोग काम करते हैं, कुरान में लिखा है, कुरान शरीफ में, हदीस में लिखा है कि महिलाओं के साथ ऐसा किया जाए, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग गलत है, जैसे आपके ससुर है या आपके हस्बैंड है या और भी लोग हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन आप एजेंडा चला रही है इस्लाम को बदनाम करने की। अच्छा, तो कुछ, अच्छा चलो मैंने मान लिया, आपकी बात बड़ी करती हूँ, कुछ लोग अगर जो गलत होते हैं, जो लोग सही है तो वो भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे, वो चुप क्यों है? और बाकी जो कुरान में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, वही सामने लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ, कोई अपने से लगा के मैं कोई बात नहीं बोल रही हूँ। तो अभी देखिए, यही कुरान पे बोलने के लिए जिस तरीके से पैगंबर साहब के लिए बोला गया है, नाजिया इलाही खान द्वारा उन पे एफआईआर भी की जा रही है, उनके बयान से आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके बयान से, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। ऐसी बात में तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी। हो जाए, कुरान लेके पहुँच जाएंगे, फिर कुरान को थोड़ी जुटला सकते क्या हैं। है उस मसला, क्या थोड़ा बता सकते हैं? कुरान में बाकायदा ये सब चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है, जो नाजिया मैम ने बोला है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। उनकी वो जो काम कर रही है, उनके काम को मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ और सपोर्ट है मेरा उनको, जो चीज़ काम में कर रही है, और उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने जो भी बोला है वो कुरान में जो लिखा हुआ है वही बोला है, अपने से अकॉर्डिंग कुछ नहीं बोला आप कह उन्होंने। रही कि आप सपोर्ट करती है, लेकिन ये भी कह रही कि वकील नहीं है वो। हाँ, इस चीज़ में मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं, वो वकील है कि नहीं ये जांच का विषय है। आप वकील मानती हो? नहीं, नहीं मानती है? नहीं। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जगह जगह जाती, केस भी लड़ती है। मैं, अगर वो ये चीज़ प्रूफ कर देती है, मैं आप ही के चैनल पे उनसे माफ़ी मांगने को रेडी हूँ। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, वो जिस दिन प्रूफ हो गया, मैं आप ही के चैनल पे उनसे माफ़ी मांगूंगी। कौन सी कोर्ट की वकील है? वो तो वही बता सकती है कि कौन सी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वकील ही नहीं है? नहीं, अगर वो वकील हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट की नहीं होके हाई कोर्ट की या सिविल कोर्ट की भी हुई, तो आप ही के चैनल पे मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। आपको कब पता चला कोई वकील नहीं है? पहले तो आप भी उन्हें वकील मानती थी। मेरा 4 महीने केस उनके पास में रहा है। मैं बहुत उम्मीद से उनके पास गई थी, हाथ भी जोड़े थे कि मैम, मेरा जो पहले वाला वकील था, मेरा केस था 3 तलाक और हलाला का, उन्होंने मेरा पूरा केस बिगाड़ दिया है। उन्होंने पूरा केस जो है वो ड्योरी का बना दिया है, जो ड्योरी का केस बनता ही नहीं है। अच्छा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, नाजिया मैम को, कि प्लीज़ आप मेरा केस संभालिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है। और जो मेरा जो ड्योरी का केस बनाया हुआ था, अगर वो हिंदी में ड्राफ्टिंग होती तो मैं समझ जाती, वो इंग्लिश में था। और मैंने सबको बोला, मैं 10th तक मैंने पढ़ाई की हुई है, मेरे को इंग्लिश में वो जो ड्राफ्टिंग थी मेरे को नहीं समझ आई, और कोई ऐसा था भी नहीं जो नॉलेज वो बता सके हमें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बोला भी था कि मेरा पूरा केस ख़राब हो चुका है, आप केस संभालिए। उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, मैं संभालूंगी। उसने, मेरे हस्बैंड ने शादी की, तब भी मैंने उनको बोला था कि उन्होंने शादी कर ली है, तो नाजिया मैम का बोलना ये था कि उसको उड़ने दो, जितना हवा में उड़ना है उड़ने दो। उसने शादी कर ली, कोई बात नहीं, हम उसको अपने तरीके से घसीटेंगे। 4 महीने, मेरी 6 जनवरी की मेरी कोर्ट में डेट थी रोहिणी में, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी अगली डेट ले लेती हूँ। तो उन्होंने अगली डेट ली कि नहीं ली मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया भी नहीं कि कौन सी डेट मिली है। फिर 23 फरवरी की मेरी मेंटेनेंस की डेट थी। मैंने इतने कॉल उनको किए थे, उन्होंने मेरा एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। यहाँ तक कि मैं कोर्ट में भी खड़ी थी, जिस दिन हियरिंग थी, कोर्ट में मैं खड़ी थी, कोर्ट में भी वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उनको बहुत से मैसेजेस भी भेजे, वॉइस मैसेज भी। उनका जो ड्राइवर है, रघु नाम है, पता नहीं मुझे, उनको भी मैंने मैसेज किया था कि मेरी नाजिया मैम से बात कराना, ऐसी ऐसी बात है, मेरी डेट निकल गई है। बहुत बड़ा आरोप है ये तो। मेरी डेट निकल गई थी 23 फरवरी की, जो मेंटेनेंस की थी। अगर मैं उस दिन
मेरा फिर बाद में एक इंटरव्यू होने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है विशाल नाम करके, उन्होंने मेरे को बुलाया था किसी इंटरव्यू के लिए। उनके साथ में मेरा इंटरव्यू था, तब उन्होंने चेकआउट किया, तब पता चला कि मेरी मेंटेनेंस की नेक्स्ट डेट कब की है। उन्होंने मेरे को सारी बातें ये सब चीज़ें बता, हाँ उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई, तब मैंने जाके वो डेट अटेंड की किसी दूसरे वकील को हायर करके। मेरी जो फाइल थी, फाइल भी उन्होंने मुझे मेरी रुला रुला के दी है कि मेरे से क्या क्यों मना कर रही थी? वो कह रही थी मैं यहाँ नहीं हूँ, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके इतनी मुश्किल से मेरी फ़ाइल उन्होंने दी है। और वो कह रही थी कि मैं इसका केस फ्री में लड़ रही हूँ। मैंने 25,000 रुपये दिए हैं उनको, और उनको पता है कि मैंने किस तरह से दिए हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप है ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप उसको सज़ा दिलवाओ, मुझे मेरे बच्चे दिलवा दो। मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, एक बड़ी बहन की तरह। मैं बड़ी बहन समझ के उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया ना, मैं इतना चाहती हूँ कि किसी भी मजबूर औरत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं तो है। जब वो कह रही थी कि मैं फ्री में केस लड़ रही हूँ, तो फिर आप पैसे क्यों दिए? आपने कहा नहीं, आप तो पब्लिक में कह रहे हो फ्री में लड़ रही हो, तो फिर पैसे क्यों मेरे मांगे? पास प्रूफ है, जो मैंने 25,000 रुपये उनको दिए हैं। उनके साथ में जो सुबोध नाम करके रहता है, उनके अकाउंट में भी डाले, उनके ड्राइवर के अकाउंट में भी डाले हैं। हाँ क्या बोला, फीस के नाम पे? हाँ, तो फिर फ्री ड्राफ्टिंग के नाम पे, कि ड्राफ्टिंग जो होती है उसके वो पैसे हैं। और वो सीधा प्रूफ है, एहसान भाई भी है और सलीम भाई भी है, उनको पता है कि मैंने वो पैसे कैसे करके दिए हैं उनको। तो आप क्या चाहती हैं? मेरा उनसे कोई वो नहीं है, मैं तो बस यही है कि वो जो काम कर रही है इस्लाम के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल सही है, उस चीज़ को तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कोई अगर उम्मीद से आता है तो उसकी उम्मीद मत तोड़ो। अगर आप सच में एडवोकेट हैं तो ईमानदारी से उनका केस लड़ो। बस अगर जिस दिन वो एडवोकेट प्रूफ हो गया कि वो एडवोकेट है, आप ही के चैनल पे मैं उनसे माफ़ी मांगने को रेडी हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो जिस हिसाब से आप बता रही है तो जांच का विषय है और गंभीर आरोप है, इस पे जांच तो होना ही चाहिए। लेकिन जो उन्होंने पैगंबर के बारे में बोला है, जिस तरह की बातें की है, उस पे आप किस तरीके का अपना अभिप्राय रखते हैं? बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं। लेकिन एफआईआर फिर क्यों किया जा रहा है? वो तो भाई उनका तो कहना ही यही है कि वो नबी की शान की गुस्ताखी जो सर तन से जुदा कर ही देते हैं, उनके तो वो नारा है, सीधा सा फंडा है उनका, वो उनका कुछ अलग नहीं है।